मैं दिव्या देवकी आप सबके दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पुनर्जन्म। बहुत पुरानी बात है। तपन मुखर्जी नाम के एक बड़े जमींदार कलकत्ता में रहते थे। स्वभाव के जरा तेज थे, बात बात पर गुस्सा करते थे। नौकरों की तो नाक में दम कर रखा था। जब ये 16 साल के थे तभी बाप का साया इनके सिर से उठ गया था। एक छोटी बहन थी, उसकी उम्र थी 7 साल। तपन ने बहुत अच्छे से माँ, बहन और व्यापार को संभाला। बड़े जमींदार होने के नाते तपन की दोस्ती बड़े जमींदारों के लड़कों से थी। तब तपन गुस्सैल नहीं था, बहुत मिलनसार और बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। अभिजीत उसका प्रिय मित्र था। दोनों साथ साथ घूमते, घंटों शतरंज खेलते। शतरंज खेलने की तो ऐसी धुन थी दोनों को कि कब सुबह से शाम हो जाती उन्हें इसका ख्याल ही नहीं रहता। तपन के पिता को गुजरे 5 साल हो गए थे। उसका कारोबार भी खूब फल फूल रहा था। माँ चाहती थी कि अब तपन की शादी कर दी जाए। माँ ने इस बारे में तपन से बात की, पर उसने आनाकानी की और बात को टाल दिया। बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ से रिश्ते आ रहे थे। फिर उसकी बहन दुर्बा भी तो 12 साल की हो गई थी। उस जमाने में 12-13 साल की लड़की का विवाह कर देना आम बात थी। फिर दुर्बा ठहरी बड़े जमींदार की बेटी, इसलिए उसके लिए भी रिश्ते आने लगे। अब दुर्बा की माँ ने मना और पल्लव को ये काम सौंपा कि वो तपन को शादी के लिए राजी करें। मना और पल्लव तपन की बुआ के बेटे हैं। तपन के पिता के देहांत से 1 साल पहले ये दोनों कलकत्ता पढ़ने आ गए थे और तब से यहीं रह रहे हैं और कारोबार की देखरेख भी खूब पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। दोनों भाई खूब हंसमुख हैं और अपनी मामी का बहुत आदर करते हैं। तपन से कुछ महीने छोटे होने के नाते तपन को दादा कहकर बुलाते हैं। अब मना और पल्लव बात बात में तपन से शादी का जिक्र करते, पर वो दोनों को चुप करा देता। एक दिन मना ने साफ साफ कह दिया, दादा आप शादी नहीं करेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? तपन ने कहा, क्यों, इसमें क्या अड़चन है? मना ने कहा, अड़चन है आप, क्योंकि आप बड़े हैं और जब तक बड़ी बहू घर में ना आ जाए छोटी कैसे आ जाएगी? यह सुनकर तपन को हंसी आ गई और बस तपन की हंसी को दोनों ने हाँ समझा और मामी को कहा, शादी की तैयारियां शुरू करो। माँ बहुत खुश थी। उन्होंने तो पहले से ही तय कर रखा था शादी कहाँ करनी है। एक बड़े जमींदार की सुंदर सुशील बेटी से रिश्ता पक्का कर दिया और खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू की। दुर्बा, पल्लव, मना और घर के सभी नौकर चाकर खूब खुश थे, मगर एक इंसान खुश नहीं था और वो था तपन। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका बेटा खुश क्यों नहीं है। फिर माँ ने अपने आप को समझाया, शायद वो अपने पिता की कमी महसूस कर रहा है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। तपन की माँ बहू को सर से पांव तक सोने के गहनों से सजा कर लाई। खूब दावत हुई, नाच गाना हुआ। दुर्बा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे भाभी के साथ साथ एक दोस्त भी तो मिल गई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते मिष्टी का नाम ही पड़ गया बड़ी बहू। मिष्टी अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और बहुत मीठी बोलने वाली थी। उम्र थी मात्र 16 साल। घर में 1 सप्ताह तक नेक चार होते रहे। मिष्टी के व्यवहार ने सबका मन मोह लिया। दुर्बा तो हर वक्त भाभी के साथ ही साथ रहती। दोनों खूब बातें करती, हंसती, खेलती। 1 सप्ताह बाद सब मेहमान विदा हो गए। अब बड़ी बहू हर वक्त उदास रहती, ना ढंग से खाती पीती, ना सस्ती संवरती। बहू में अचानक ये बदलाव देख माँ घबरा गई। बहू से पूछा, पर वो चुप रही। माँ उसे खुश करने का कोई मौका नहीं चूकती। जोहरी को बुलाकर नए नए गहने बनवाती, पर सब बेकार। अब तपन भी देर से घर आने लगा। इतना ही नहीं, अब वो पीकर भी घर आता था। नौकर चाकर भी आपस में कानाफूसी करने लगे। माँ को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। माँ ने एक दिन तपन के मित्र अभिजीत को घर बुलवाया। सोचा शायद वही बता सके कि ये सब क्या चल रहा है। माँ को पता था
तपन अपनी हर बात अभिजीत को जरूर बताता है। अभिजीत घर आया। माँ और उसके बीच क्या बात हुई किसी को नहीं पता। इसी तरह 3 साल बीत गए। समस्या जैसी की तैसी बनी रही। आज दुर्बा की शादी है। उसके बहुत कहने पर आज बड़ी बहू ने गहने पहने, साज श्रृंगार किया। दुर्बा ने जाते जाते भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की, पर बड़ी बहू ने टाल दिया। अब तो बड़ी बहू को जैसे किसी रोग ने जकड़ लिया। वो दिन पे दिन कमज़ोर होती गई। उधर तपन की माँ ने भी चारपाई पकड़ ली। घर में हर वक्त सन्नाटा पसरा रहता। तपन देर रात घर आता, आकर माँ की तबीयत पूछता और सोने चला जाता। बड़ी बहू सास की खूब सेवा करती। माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर दुर्बा को बुला लिया। पता था माँ अब नहीं बचेंगी। दुर्बा हर वक्त माँ के पास बैठी रहती। 2 दिन बाद ही माँ का स्वर्गवास हो गया। दुर्बा 2 महीने भाभी के साथ ही रही। जाते वक्त बड़ी बहू ने अपने सारे गहने दुर्बा को दे दिए। दोनों गले मिलकर खूब रोई। फिर एक दिन दुर्बा को खबर मिली कि बड़ी बहू नहीं रही। दुर्बा बहुत रोई। दुर्बा को बहुत दुख था बड़ी बहू के जाने का। बड़ी बहू के जाने के 5 साल बाद तपन ने दूसरी शादी कर ली। दुर्बा भाई की शादी पर भी नहीं गई, क्योंकि उसे भाई का दूसरी शादी करना पसंद नहीं था। वो बहुत नाराज़ थी अपने भाई से। वजह दुर्बा को पता थी, क्योंकि माँ ने इसकी वजह दुर्बा को बता दी थी। इसलिए वो शादी पर भी नहीं आई। लड़की सुंदर थी, हंसमुख थी, पर गरीब घर की थी। वो सब नौकरों से खूब हंस हंस कर बातें करती। ये देखकर तपन गुस्से से लाल हो जाता और नई बहू को खूब खरी खोटी सुनाता। नौकरों ने बहुत बार उनके कमरे से लड़ाई और मार पिटाई की आवाज़ें आती सुनी थी। तपन भी अब ज़्यादा ही पीने लगा था। अब उसने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था। व्यापार पर भी अब वो कम ध्यान देता। व्यापार संभालते पल्लव और मना, और बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। तपन का सबसे प्रिय मित्र अभिजीत नौकरों से ही तपन का हालचाल मालूम कर लेता था, क्योंकि जिस दिन तपन की माँ ने अभिजीत को घर बुलाया था, उसके बाद अभिजीत कभी तपन के घर नहीं आया और ना ही कभी तपन अभिजीत के घर गया। दुर्बा भी चिट्ठी लिखकर ही भाई का हालचाल मालूम कर लिया करती थी, पर कभी घर नहीं आई। तपन और छोटी बहू के बीच अब झगड़े ज़्यादा ही बढ़ गए थे। तपन हर छोटी छोटी बात पर छोटी बहू को नौकरों के सामने ही अपमानित करता। छोटी बहू की भी मनमानी अब बढ़ती जा रही थी। वो भी अब तपन को ठेस पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। मना और पल्लव की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है, ये सब क्या चल रहा है। दोनों ने कई बार पत्र लिखकर दुर्बा को आकर तपन को समझाने के लिए कहा, पर दुर्बा कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ आने का मना कर देती। इसी तरह से 6 साल बीत गए। आज सुबह सुबह घर में तूफान आया हुआ था। तपन सब नौकरों पर बरस रहा था और पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहा था। सभी नौकर चाकर सिर झुकाए बस एक ही बात बोल रहे थे, मालिक हमें कुछ नहीं पता, मालिक हम कुछ नहीं जानते। बस घर में कोहराम मचा हुआ था, और इस कोहराम के पीछे की वजह थी छोटी बहू सारा गहना कपड़ा लेकर एक नौकर के साथ भाग गई थी। उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। शायद रात के अंधेरे में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मना और पल्लव ने कहा, दादा पुलिस में रपट लिखवा देते हैं, पर तपन ने मना कर दिया और कहा, जो होना था हो गया, अब और जग हंसाई कराकर क्या फायदा। दुर्बा तक भी ये बात पहुंची, पर उसने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। बस मना की चिट्ठी के उत्तर में इतना ही लिखा, ये तो होना ही था। इस घटना को बीते 4 वर्ष हो चुके थे। दुर्बा के पति, जो कि वकील हैं, कोर्ट से आते ही बोले, आज तुम्हारे दादा के यहाँ से निमंत्रण आया है। दुर्बा ने कहा, कैसा निमंत्रण? वकील साहब ने कहा, भाई हमारे साले साहब कल विवाह कर रहे हैं। हमें निमंत्रण पत्र जरा देर से मिला, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते बंद थे। दुर्बा ये सुनकर आग बबूला हो गई। बोली, अब दादा तीसरा विवाह करेंगे? उसके पति ने कहा, भाई
बड़े जमींदारों के यहाँ 3-4 शादियाँ करना आम बात है। दुर्बा चिल्लाई, मैं ये अनर्थ हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वकील साहब ने कहा, पर तुम कल तक वहाँ पहुँच नहीं सकती। अब कोई फ़ायदा नहीं इन सब बातों का। वैसे भी ये उनका निजी मामला है, इसमें तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दुर्बा ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। जो बात गलत है वो गलत है, मैं गलत को कभी सह नहीं सकती। तभी शिव अंदर आया। शिव यानी कि शिवेंदु। ये है दुर्बा का बेटा, बहुत होनहार और सभ्य है, माँ बाबा का लाडला। एक ही तो बेटा है दुर्बा का। वकालत की पढ़ाई कर रहा है। ये भी अपने बाबा की तरह बड़ा वकील बनना चाहता है। उसने अंदर आते ही पूछा, क्या बात है माँ, कुछ परेशान हैं? तभी दुर्बा ने उसका हाथ पकड़ा और ले गई उसे कमरे में। 1 घंटे तक दोनों के बीच में क्या बातें होती रही, किसी को नहीं पता चला। मामला काफ़ी गंभीर है। तभी वकील साहब ने आवाज़ लगाई, भाई अपने बेटे से ही बातें करती रहोगी या शाम का चाय नाश्ता भी दोगी? दुर्बा ने रसोइये महाराज से कहकर जल्दी से पकोड़े चाय बनवाए और सभी ने बैठकर चाय पी। सुबह का वक्त है। शिव अपने मामा के यहाँ जा रहा है। जाते जाते भी दुर्बा एक ही बात दोहराती रही, बेटा जो मैंने समझाया है वैसा ही करना। वकील साहब खुद उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए। शिव शादी के 1 दिन बाद पहुंचा था। तपन ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और पूछा, दुर्बा नहीं आई? शिव ने कहा, मामा जी आपको तो पता है माँ को जोड़ों में दर्द रहता है और बारिश के दिनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, बस इसीलिए नहीं आ सकी। तपन सब कुछ समझ रहा था कि ये तो बस एक बहाना है। तपन ने कहा, आओ तुम्हें सुभद्रा से मिलाता हूँ। तभी सुभद्रा हाथ में मिठाई लेकर आई। सुभद्रा, ये है मेरा लाडला शिव। शिव सुभद्रा के पैर छूने लगा पर रुक गया। ये क्या, इतनी सुंदर कोमल मुश्किल से 15 साल की लड़की उसके सामने खड़ी थी। शिव ने बस नमस्ते कहा। सुभद्रा से शिव का संकोच छुपा नहीं था। शिव को यहाँ आए 5 दिन हो गए थे। उसने बहुत बार सुभद्रा से बात करने की कोशिश की, पर सुभद्रा ने शिव से दूरी बनाए रखी। सुभद्रा रोज सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। घर से कुछ ही दूरी पर गंगा बहती थी। एक दिन शिव सुभद्रा के पीछे पीछे गंगा तक गया, पर और लोग भी वहां थे, इस वजह से वो बात नहीं कर सका। शिव ने देखा तपन रोज रात को पहले की तरह पीकर देर से घर आता है, पर सुभद्रा कुछ नहीं कहती, जैसे उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। आज शिव को सुभद्रा से बात करने का मौका मिल ही गया, क्योंकि आज तपन सुबह सुबह ही कहीं काम से चले गए और रात को देर से लौटेंगे कह गए थे। शिव सुभद्रा के कमरे में गया। उसने देखा वो एक किताब पढ़ रही है। शिव को कमरे में आया देख वो चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, कुछ चाहिए आपको? शिव ने कहा, हाँ, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। यहाँ बैठो। सुभद्रा चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। शिव ने कहा, आखिर तुम ये सब कैसे सह रही हो? मामा रोज रात को शराब पीकर देर से घर आते हैं, तुम कुछ करती भी नहीं, कुछ कहती भी नहीं, क्यों इस दलदल से बाहर नहीं निकलती? सुभद्रा ने कहा, गरीब घर की बेटियों को शिकायत करने का अधिकार नहीं होता। आप शायद नहीं जानते, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी 2 छोटी बहन भी हैं। तुम्हारे मामा जी ने उनकी शादी के लिए मेरे पिता को पैसा दिया है और मुझे रहने को इतना आलीशान घर, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े और खूब सारे गहने। देखो ना, मैंने कितने गहने पहने हुए हैं, जितने मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। शिव ने बीच में ही टोक दिया, और पति का सुख बताओ, पति का सुख क्या मामा तुम्हें वो कभी दे सकेंगे? कभी नहीं दे सकेंगे। माँ ने मुझे सब बता दिया है। सुभद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव बहुत देर तक सुभद्रा को समझाता रहा और वो चुपचाप सिर्फ आंसू बहाती रही। जाते हुए शिव ने एक पत्र जेब से निकाला और सुभद्रा को देते हुए कहा, ये माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा था। सुभद्रा ने वो पत्र ले लिया
और शिव बाहर चला गया। इस घटना के 2 दिन बाद शिव ने तपन से घर वापस जाने की बात कही। तभी आज तपन घर कुछ जल्दी आ गए और सीधे शिव के कमरे में गए। उनके हाथ में बहुत सारा सामान था। शिव को देते हुए बोले, ये दुर्बा के लिए है, उसे कहना ये उसका घर है, यहाँ आकर अपने घर को और अपने भाई को देख जाया करे। ये कहते हुए तपन की आंख भर आई थी। शिव सुबह जल्दी ही घर से विदा लेकर चला गया था। सुभद्रा भी रोज की तरह गंगा स्नान को चली गई थी। वो 1 घंटे में वापस आ जाती थी, पर आज सुभद्रा को बहुत देर हो गई थी। कई घंटे हो गए थे वो वापस नहीं आई। तो तपन ने 2 आदमी उसे खोजने गंगा के घाट पर भेजे। थोड़ी ही देर में वो दोनों सुभद्रा की साड़ी, चप्पल और बाकी कपड़े लेकर आ गए और तपन को कहा, लगता है छोटी बहू गंगा के तेज बहाव में बह गई। बस ये सुनते ही तपन ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने देखा सुभद्रा अपने पहने हुए सारे गहने तपन के सिरहाने रख गई थी। तपन को बहुत पछतावा हो रहा था कि समाज में दिखावे के लिए उसने एक मासूम की बलि चढ़ा दी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उधर दुर्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसके बेटे ने वो कर दिखाया था जिस पे किसी भी माँ और स्त्री को गर्व हो सकता था। दुर्बा अपने बेटे शिव और बहू सुभद्रा की आरती उतारकर स्वागत कर रही थी। आखिर उसके बेटे ने दलदल में फंसी उस मासूम को पुनर्जन्म दे दिया था।